I'm Mohammad Tariq Jamil. I'm pediatric intensivist currently working at SIUT Karachi. Today's talk is about inotropes and vasopressors. We'll just discuss the basic principles. I have no conflict of interest to declare. So outline is simple. I will discuss the objectives and I'll introduce the individual inotropes and vasopressors, and we'll discuss the details. Objective of this presentation is to discuss the general principles of inotropes and vasopressors and present their classes and discuss some practical issues. Inotropes are one of the most commonly used group of drugs in the critical care setting. These agents alter the force of contractility of cardiac muscles and the vascular tone. They support the cardiac output in different situations, and there are some commonly used drugs and some newer agents are available. All these inotropic agents, most of them act through cyclic AMP, and their ultimate action happens through calcium transfer through different channels. And through this, they exert their inotropic effect, which can be inotropy, chronotropy, or vasodilation or contraction. So we'll discuss some common terms. Inotropes increase the cardiac contractility. Vasopressors, they increase afterload and blood pressure. Chronotropes increase the heart rate. Inodilators, they increase cardiac contractility and decrease afterload by vasodilation. And then there are specific vasodilators which decrease afterload and may have some effect on preload. Lucitropes, this is a new term. They help in relaxation of cardiac muscle and improve the cardiac filling. So once again inotropes, ये जो है सिर्फ इनकी जो हमारा हार्ट का मसल है इसकी पंपिंग को इम्प्रूव करेंगे. जो हार्ट है ये एक पंप की तरह एक्ट करता है. जब ये कंट्रैक्ट होता है तो बॉडी को ब्लड सप्लाई जाती है. जब ब्लड सप्लाई जाती है तो हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलती है, एंड सम टिश्यूज़ जो कि ग्लूकोज डिपेंडेंट है उनको ग्लूकोज डिलीवरी होती है, और ये बॉडी में हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है. तो इनोट्रोप्स जो हैं वो इस हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करेंगे. वेसोप्रेसर्स जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हार्ट पंपिंग कर रहा है लेकिन आगे जो है ब्लड वेसल्स वो कंस्ट्रक्टेड हैं तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसको जैसे शॉक में होता है कि पेरिफेरीज कोल्ड हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो ब्लड सप्लाई जो है उसको डाइवर्ट करती है वाइटल ऑर्गन की तरफ. लेकिन जब हार्ट को इन कंस्ट्रक्टेड वेसल्स के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है तो उसका वर्क बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है. तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको वेसोडायलेटर्स यूज़ करके इनकी टोन को कम करना पड़ता है. लेकिन इसमें फिर आपको अगर वेसोडायलेशन ज़्यादा हो जाती है तो आफ्टरलोड तो कम हो जाता है, लेकिन बाद वक़्त आपको फिर एडिशनल वॉल्यूम देनी पड़ती है इन पेशेंट्स को. तो ये जैसे हम डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करेंगे तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे. क्रोनोट्रोप्स जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं. आपको पता होगा बच्चों में जो कार्डिक आउटपुट है वो डिपेंडेंट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट पे. स्ट्रोक वॉल्यूम में इंक्रीज़ की इतनी गुंजाइश नहीं होती, मसल एक हद तक ही कंट्रैक्ट कर सकते हैं. तो बच्चों में जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ करके कार्डिक आउटपुट या ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है. इनोडायलेटर्स जो हैं इस पर पहले बाद वक़्त आपको जो है वसल टोन इंक्रीज़ करनी पड़ती है. लास्ट जो टर्म है हमारी ल्यूसिट्रोप्स, ये इसका मतलब ये है कि हार्ट के दो फेज़ हैं, सिस्टली एंड डायस्टली. सिस्टली में हार्ट कंट्रैक्ट होता है, डायस्टली में रिलैक्स होता है. तो जब हम इनोट्रोप्स यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट, और हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है तो हार्ट में फिलिंग का टाइम नहीं मिलता, तो इंक्रीज हार्ट रेट की वजह से. तो ये ऐसे एजेंट्स हैं जो हार्ट को रिलैक्स होने में मदद देते हैं. उसमें हार्ट की फिलिंग इम्प्रूव होती है जिसको हम प्री लोड बोलते हैं. प्री लोड जब इम्प्रूव होता है तो आफ्टर लोड भी इम्प्रूव हो जाएगा. जब भी इनोट्रोप्स डिस्कस होंगे तो रिसेप्टर्स की बात होगी. उसमें इंपॉर्टेंट रिसेप्टर जो हैं अल्फ़ा 1, बीटा 2 है, और अल्फ़ा 2 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये टेबल आपको बता रहा है कि अल्फ़ा 1 की लोकेशन इज़ ऑन वैस्कुलर वॉल्स, इट्स ऑन द हार्ट. इफ इट्स ऑन वैस्कुलर वॉल इट विल कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन. ऑन हार्ट इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन and without increase in the heart rate. Similarly, beta 1 and beta 2. So beta 1 is located on heart. It will increase the inotropy and chronotropy,
and beta 2 on the blood vessels will result in vasodilation. Dopamine have their own receptors, especially in the periphery, not on the heart, and the effect on dopaminergic receptors is vasodilation. So, in summary, on the smooth muscles, vascular muscles, alpha 1 will result in vasoconstriction, and beta 2 stimulation will result in vasodilation. अगेन अ बिजी टेबल, इसको सिंपल करके डिस्कस करेंगे. हमारे जो कॉमन एजेंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे, डोपामीन आप सब फेमिलियर हैं, इस तरह डोपेटामिन है जिससे सब आप लोग फेमिलियर होंगे. नॉर एपिनेफ्रीन बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती बच्चों में, इसका यूज़ यूजली वेजोडाइटर शॉक या सेप्टिक शॉक में है. एंड अगेन एपिनेफ्रीन, फेनाइलेफ्रीन और पेनिलिन जो है इतना हमारा कॉमन यूज़ नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अल्फ़ा 1, बीटा 2 में किस एजेंट का इफेक्ट किस रिसेप्टर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. उसी से हमें समझ आएगा कि आगे उसका हार्ट पे या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा. तो बीटा 1 पे आप देख रहे हैं कि डोपामीन डोपेटामिन का दोनों इफेक्ट बीटा 1 पे ज़्यादा है, जबकि नॉरएपिनेफ्रीन जो है हमने जैसा देखा था अल्फ़ा 1 पे इस पर इफेक्ट ज़्यादा है. इसका आगे रिजल्ट क्या आएगा. सो ऑल ऑफ दीज एजेंट्स विल इंक्रीज द हार्ट रेट, बट डोपामीन and epinephrine will increase heart rate more than other agents. तो एक जहन में रखें बात, जब भी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो कार्डिक मसल की ख़ुद की जो है अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. तो हम जो है हार्ट रेट को एक हद तक ही बढ़ाना चाहते हैं आइनोट्रोपी में, उससे बियॉन्ड नहीं बढ़ाएंगे, हम उसको कंट्रोल रखेंगे ताकि हार्ट की अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट शॉक की कंडीशन में बहुत ज़्यादा ना हो जाए. तो हमने देखना है कि जब भी हम ये एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है पेशेंट का एक हद तक ही बढ़ रहा हो, फिजियोलॉजिकल रेंज के आसपास ही हो. और ये सब एजेंट तकरीबन मोर और लेस हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. एपिनेफ्रीन का हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी पे इफेक्ट इज़ लेस देन अदर एजेंट्स. एंड लास्टली डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, दे ऑल कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन. डोबिटामिन और मिलिनॉन जो है उनका इफेक्ट ऑपोजिट है, वो वेजोडाइलेशन करते हैं, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन करते हैं. इन हायर डोज ऑल एनिट्रोप्स विच आर डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन विल लीड टू इंक्रीज वेजोकंस्ट्रिक्शन. So now we'll discuss each agent individually. You don't have to remember all the receptors, लेकिन आपको हर एजेंट का मेजर इफेक्ट और साइड इफेक्ट पता होना चाहिए. सो डोपामीन इट बाइंड्स टू बोथ डोपामिनर्जिक एंड एनर्जिक रिसेप्टर्स. डोपामीन रिसेप्टर्स जो हैं वो रीनल वैस्कुलेचर पे होते हैं, तो इसलिए आपने सुना होगा कि डोपामीन की रीनल डोज होती है, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एनाट्रोपिक डोज. So in 5 to 10 microgram per kg per minute dose, it will increase the cardiac output via beta 1 receptors. And if you go beyond 10 microgram, it will increase the peripheral vasoresistance by peripheral systemic vascular resistance by increasing the vascular tone. So common dose is 10 microgram per kg per minute. Half-life is 20 to 25 minutes. Again, adverse effects are tachycardia, arrhythmias, increased oxygen requirement by myocardium, and अगर extravasate हो जाए तो it will burn the peripheral veins and tissues. डोपेटामिन पीडियाट्रिक्स में कॉमनली यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपको वेजोडाइलेशन चाहिए you can use it. और again the dose is around 10 microgram per kg per minute, but you can go up to 20 microgram per kg per minute. अगर सिवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन है और आपको लग रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग द आफ्टरलोड, यू कैन ऐड डोबेटामीन विद अदर एनाट्रोप्स. एलोन डोबेटामीन कॉमनली यूज़ नहीं होता. इट कैन कॉज एरिथमियाज, तो इन द सेटिंग ऑफ कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डाइटिस यू विल प्रॉब्ली अवॉइड इट. एंड लाइक अदर एजेंट्स increase the myocardial oxygen consumption, and if again it will cause burning of the peripheral vessels if extravasated. Commonly used agent है epinephrine, and it stimulates all adrenergic receptors. Low dose जो commonly हम use करते हैं, starting dose is 0.02 microgram per kg per minute, and we go up to usually 0.1 microgram per kg per minute. This is the usual dose. You can give it via peripheral line, and it will increase the heart rate.
and in lower dose it may decrease the systemic vascular resistance. But if the higher doses are required, so remember it will increase heart rate more, it will increase the myocardial oxygen consumption, and at the same time it will increase the peripheral vascular tone, which can increase the afterload and can actually worsen the shock. So currently you can give all level of dose via peripheral line. Common dose is 0.02 to 0.1 microgram per kg per minute. And as we discussed, it can cause arrhythmias, increased myocardial oxygen consumption, hyperglycemia, hyperlipidemia, and again it can burn the vessel. Norepinephrine, less commonly used in pediatric setup, but if you suspect septic shock, then norepinephrine is an important agent, especially if there is vasodilation. Patient is in a warm shock, he's vasodilated, he is tachycardic, he has got low blood pressure. In the setting of immunosuppression or sepsis, you can use norepinephrine. And again, this has got activity on alpha 1 and beta 1 receptors. Dose is 0.02 to 0.1 mic per kg per minute. Common dose यही है, लेकिन you can go to higher dose, and it can cause arrhythmias, and due to vasoconstriction, it can compromise the blood supply to vital organs. नेक्स्ट एजेंट इज मिलिनॉन. कॉमनली हमारे यूज़ नहीं होता, लेकिन कार्डिक सेटअप्स में ज़्यादा यूज़ होता है. यू कैन यूज़ इन ऑल पीडियाट्रिक सेटअप्स. लाइक डोबेटामाइन, इट कैन कॉज इनिशियली कैन कॉज हाइपरटेंशन ड्यू टू वेजोडाइलेशन. इसका इफेक्ट जो है वो इट कैन इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट, एंड ड्यू विद वेजोडाइलेशन इट कैन डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कैन इम्प्रूव द आफ्टर लोड. और मेन जो है जो लीसोट्रॉफिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया था शुरू में, इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ मायोकार्डियम, इम्प्रूव फिलिंग of the heart during diastole, and improve the preload, and as a result after load is also improved. So once with initial resuscitation, for example with the epinephrine or dopamine, you have stabilized the blood pressure, but still the peripheries are cold, pulses are weak, capillary refill time is prolonged, you can add Milinon, especially in the setting of severe shock or myocarditis. And as I mentioned, it can cause hypertension. Probably you will like to avoid it in the setting of renal impairment or AKI. Next agent, not very commonly used, but you should be aware of it, is vasopressin. It acts on a different receptor. It is a vasoconstrictor like norepinephrine. तो अगर आपका अगेन सेप्टिक शॉक है जहाँ पे आपको बहुत वेजोडाइलेशन मिल रही है, मिलिनॉन को, जिसको वेजोप्लीजिया कहते हैं, मिलिनॉन को ये नॉरएपिनेफ्रिन को रिस्पांस नहीं आ रहा, यू कैन गिव अ ट्रायल डोज ऑफ वेजोप्रेसिन. इफ देयर इज रिस्पांस यू कैन स्टार्ट द इन्फ्यूजन. रिमेंबर इट्स डोज इन यूनिट्स, सो यू कैन नॉट यूज इन प्रॉब्ली इन द, you need expert guidance before it's used. And it can, side effects include severe skin necrosis. It can cause anaphylaxis, rebound hypotension, so you should be careful while using this agent. And but in some settings it's very useful agent. Calcium chloride is another agent which is used. It is not typical inotrope acting on adrenergic receptors, but it helps in improving the vascular tone. And as we discussed that all inotropes ultimately use calcium, so during inotrope infusions, calcium is extracellular calcium is utilized, so you have to monitor calcium levels and replace it. The problem with calcium chloride is that you have to give it with a central line, you have to give it through CVP, you cannot give it जो है आप कैनुला से नहीं दे सकते, पेरिफेरल कैनुला से बर्न करेगा. तो लेकिन you should keep it in mind, especially in the setting of ICU and in the cardiac patients, you can use it. Steroids again not an inotrope, but always remember, हमें पता है सेप्टिक शॉक्स में और कुछ और शॉक्स में जो है एड्रेनल्स की डिफिशियंसी हो सकती है. तो if your inotropes are not working, then you should think about adding stress dose of hydrocortisone, which is basically a very small dose. You give a 2 mg per kg loading dose, then 2 mg per kg per day 6 hourly, and it helps in up regulation of beta adrenergic receptors. तो अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही, आप इसका ट्रायल दे सकते हैं. there is no harm. Continue it for 1 to 2 days, और
So again we have been talking about inotropes, लेकिन inotropes के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमने करेक्ट करनी है। तो स्टेप वाइज देख लेते हैं। हार्ट से पहले क्या है, प्री लोड है, हार्ट में जो है कंट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट है, और हार्ट के बाद आफ्टर लोड है। आफ्टर लोड पे हमने काफ़ी बात की। प्री लोड जो है वो कैसे होगा, तो प्री लोड इज़ द ब्लड वॉल्यूम। अगर ट्रॉमा है आपको ब्लड प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी, डिहाइड्रेशन है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो आपको फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। स्लो या फास्ट डिपेंड्स करता है, मायोकार्डाइटिस है या कोई डिफरेंट डिजीज़ है। सिमिलरली अनिट्रोपी के लिए या कंट्रैक्टिलिटी के लिए आपने कौन सा एजेंट चूज़ करना है, डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग पैथोलॉजी कि इस वक्त आपको क्या चाहिए। आपको इंक्रीज हार्ट रेट चाहिए, इंक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डिक मसल्स चाहिए, या इंक्रीज फीलिंग चाहिए, तो उसी हिसाब से आपने एजेंट चूज़ करना है। हार्ट रेट में हमेशा याद रखें कि इफ़ देयर इज़ एनी एरिथमियाज यू हैव टू फिक्स इट एज वेल, क्योंकि एरिथमियाज जो हैं अगेन आपकी हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी करेंगे एंड यू हैव टू फिक्स इट। सिमिलरली आफ्टर लोड में हम बात कर चुके हैं कि इन सम सेटिंग्स अगर वेजोडाइलेशन है तो आपको पेरिफेरल वेसल्स को कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी वेजो कंस्ट्रिक्टेड है तो आफ्टर लोड डिक्रीज करने के आपको इनको वेजोडाइलेट करना पड़ेगा। सो आफ्टर दिस बेसिक नॉलेज यू हैव टू सिलेक्ट अ ड्रग, जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे चूज़ करेंगे। तो अगर वार्म सेप्टिक शॉक है, पेशेंट हाइपोटेंसिव है, टैकीकार्डिक है, इन द सेटिंग ऑफ इन्फेक्शन, देन यू कंसिडर नॉरएपिनेफ्रिन, प्रेफरल लाइन्स आप दे सकते हैं। सिमिलरली कार्डियोजेनिक शॉक है और आपको पता है कि अभी ब्लड प्रेशर मेंटेन है, हाइपोटेंशन नहीं हुई, तो यू कैन एड मिलिनॉन राइट फ्रॉम द स्टार्ट और लेटर ऑन। एनाफिलेक्टिक शॉक है तो यू विल कंसिडर एपिनेफ्रिन एट द स्टार्ट, या रूटीन में जब हम ज़्यादातर शॉक्स देखते हैं तो स्टार्टिंग ड्रग इज़ आइदर डोपामीन और एपिनेफ्रिन। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हायर डोज एंड डिक्रीज इट, और यू कैन स्लोली बिल्ड अप द डोज। लेकिन ये है कि आपको विद इन मिनट्स जो है रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप साथ में वॉल्यूम दे के देखते हैं और चीज़ें ट्राई करते हैं, और प्लस आप डोज को विद इन मिनट्स आप जो है बेड साइड पर रहें, डोज को इंक्रीज़ करें, जिस डोज पे रिस्पॉन्स आ रहा है उस डोज को मेंटेन कर लें। या ये है कि आप हायर डोज से फॉर एग्जांपल 0.1 माइक्स पर केजी पर मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं, या 0.2 या 0.3 जैसे कंफर्टेबल हैं, और उसका रिस्पॉन्स देख के आप अपने डोज को एडजस्ट करते हैं। इसी के अलावा अगर आईसीयू सेटअप है तो कंसिडर प्लेसिंग इन आर्टेरियल लाइन विच विल हेल्प यू इन मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, और आपको अपना रैपिडली रिस्पॉन्स मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बीपी कफ जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें आप बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। आपका पेशेंट स्टेबलाइज हो गया एनिटोप्स पे, तो जिस डोज पे स्टेबलाइज हो गया अब आपने कैसे उसको वीन करना है, तो आपने इसी डोज पे एटलीस्ट 12 to 24 आवर मेंटेन रखना है। पेशेंट के बाकी सिस्टम्स को देखना है, एंड ऑर्गन डैमेज देखना है, और देन यू स्टार्ट टेपरिंग द वन एनिट्रोप एट अ टाइम, and then slowly over next 12 to 24 hours you will stop inotropes or continue। and अगर पेशेंट मैकेनिकली वेंटिलेटर पे है तो आप पहले एक्सट्यूबेट करते हैं और फिर इनोट्रोप्स को स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेटर एक्ट्स एज अ इनोट्रोप। इट हेल्प्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ़्ट हार्ट फेलियर में हेल्प करेगा, राइट हार्ट फेलियर में ये हेल्प नहीं करेगा, हार्म करेगा। कैसे आप मॉनिटर करेंगे पेशेंट को वाइल ही इज़ ऑन द एनिट्रोप्स, तो इसके लिए एक एनिट्रोपिक स्कोर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पेशेंट का एनिट्रोपिक स्कोर 10 है, तो मेरे कुलीग को समझ आ जाएगा कि ये बहुत हाई एनिट्रोप्स पे नहीं है, लेकिन एक रीजनेबली हाई एनिट्रोपिक डोज पे है। अगर आप मुझे कम्युनिकेट करते हैं कि एनिट्रोपिक स्कोर जो है वो 20 है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपका पेशेंट बहुत सिक है, वो वेरी हाई डोज ऑफ एनिट्रोप्स पे है, और इसी पे बेसिस पे बाहर जो है वो एक्मो और इस किस्म के डिसीजन होते हैं। तो स्कोरिंग किस तरह करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के डोज के हिसाब से स्कोर जो है वो सेम होता है। 0.01 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 स्कोर, या 0.1 इज इक्वल टू 10 स्कोर। सिमिलरली डोपामीन एंड डोबिटामीन 1 microgram is equal to 1 score, and if patient is on 10 microgram, so the score is 10. And for Milinon the score is 0.1 is equal to 1. तो अगर आपके इन डोजेस पे पेशेंट है 0.01, 1 and 0.1, आपके टोटल स्कोर हो जाएगा 3।
पेशेंट का एनिट्रोपिक स्कोर हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन अगर वो से 0.1 एपिनेफ्रिन पे है, 10 डोपामीन एंड 1 माइक्रोग्राम जो है मिलीनोन पे है, तो योर स्कोर विल बी 30 विच इज़ वेरी हाई। तो फॉर एग्जांपल a 4-year child is admitted in PICU with septic shock and multi-organ dysfunction. He is on dopamine infusion of 10 microgram per kg per minute. तो एनिट्रोप्स की आपको बताया डोज माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में होती है, तो अंडरस्टूड है अगर हम कोई भी डोज बोलते हैं तो वी मीन माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, एक्सेप्ट जो है वेज़ोप्रेसिन का बताया था यूनिट्स में होता है। सो इफ द पेशेंट ऑन डोपामीन ऑफ 10, एपिनेफ्रिन ऑफ 0.1 एंड नॉर ऑफ 0.05, तो क्या स्कोर हो जाएगा? सो डोपामीन 10 इज इक्वल टू 10, एपिनेफ्रिन 0.1 इज इक्वल टू 10 एंड नॉर 0.05 इज इक्वल टू 5, सो टोटल स्कोर विल बी 25 years। इसके अलावा क्या करेक्शन करनी है आपने? तो आपने देखा है शॉक में एसिडोसिस हो सकता है, ज़्यादातर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। सम टाइम अगर वेंटिलेशन पे है या रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है या बैड नमोनिया है, ARDS हो गया, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है ड्यू टू हाई CO2। तो आपने उसको करेक्ट करना है। और क्यों करेक्ट करना है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिडोसिस एनिट्रोप्स का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो आपने साथ साथ में या वॉल्यूम दे के या उसको अगर बाइकार्ब की जो रिकमेंडेड डोज है वो यूज़ करके उसको फिक्स करना है। आपको बताया था कि सारे एजेंट कैल्शियम के थ्रू काम करते हैं, तो उसमें से एक जो एसिडोसिस जो है में कैल्शियम को सेंसिटिविटी कम हो जाती है, कैल्शियम ही जाके कार्डिक मसल्स पे और वेसल्स पे एक्ट करता है थ्रू सैक्लिक MP। इसके अलावा अगर हाइपॉक्सिया है, पेशेंट को डिसेट कर रहा है, तो यू हैव टू फिक्स द हाइपॉक्सिया, यू हैव टू गिव द पेशेंट ऑक्सीजन आइदर विद द फेस मास्क और हाई फ्लो बबल CPAP और मैकेनिकल वेंटिलेशन। एंड एज डिस्कस यू हैव टू फिक्स कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड नहीं दे सकते, कैल्शियम ग्लूकोनेट से करें फिक्स, और इसको चेक करते रहें कि कैल्शियम लेवल्स क्या हैं और pH क्या है, एसिडोसिस क्या है। सो इन समरी आप चूज़ करें, जब पेशेंट सिक है तो देखें कि इसको क्या चाहिए, एनिट्रोप चाहिए, वेज़ोएक्टिव एजेंट चाहिए, कम्बिनेशन चाहिए, सिंगल एजेंट चाहिए, हाई डोज से स्टार्ट करना है, लो डोज से स्टार्ट करना है, और पेशेंट को बार बार रीअसेस करें। की इज़ रीअसेसमेंट। आप एक एनिट्रोप स्टार्ट करके पेशेंट को नहीं छोड़ के जा सकते, यू हैव टू स्टे ऑन द बेड साइड फॉर सम टाइम until your patient has become stabilized and you know the dose of anitrope and the choice of anitropes, and you should know about the common side effects। अगर नहीं पता होगा तो आप बहुत हाई या लो डोज यूज़ करेंगे या उसकी वजह से रिदमियाज हो रहे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रही है, सीवियर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन या वेज़ोडाइलेशन हो रही है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो हमारी मेन टॉक यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। विल डिस्कस सम सिनेरियोज एंड प्रोसीड फ्रॉम देयर। So case 1, a 3-year-old child presents in ER with history of fever for 2 days and lethargy for 1 day. On examination, his heart rate is 180, respiratory rate is 40, blood pressure is 70/40, peripheries are cold, capillary refill time is 5 seconds and temperature is 39 degrees centigrade. So एक पेशेंट है जिसको फीवर है, टैकीकार्डिक है, टैकेपनिक है, ब्लड प्रेशर लो है, हाइपरटेंशन है या शॉक है, क्योंकि कोल्ड प्रेफरीज हैं, और कैपिलरी रिफिल टाइम जो 2 सेकंड होता है वो प्रोलॉन्ग होकर 5 सेकंड हो गया है। 39 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स कि आपका पेशेंट को फीवर है, 102-3 का फीवर है। क्वेश्चन है कि आपका व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन? सो पेशेंट इज़ इन मोस्ट लाइकली सेप्टिक शॉक में है, क्योंकि फीवर की सेटिंग में हो रहा है, या ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। तो आपने सबसे पहले पेशेंट को हाइड्रेट करना है, उसको बोलस दे के देखें कि बोलस से वो इम्प्रूव हो रहा है या वर्स हो रहा है। 10 ml पर kg से आप नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं इन 20 to 30 मिनट्स। अगर शॉक में है, बिल्कुल पल्सलेस है, तो आप फास्ट भी दे सकते हैं। और फ्लूइड देने के बाद आपने 1, 2, 3 बॉलिसेस दे दी हैं 20 ml पर kg पर मिनट्स 20 ml पर kg से। तो फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेप से जाएंगे कि एनिट्रोप्स यूज़ करेंगे। सो इट्स सेप्टिक कोल्ड शॉक। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, you can start with Milinon. If hypertension, then you will start with epinephrine. So shocks में ये है कि all shock या warm shock जिसको हम कहते हैं vasodilated, ultimately it will be patient will vasoconstrict and it will become a cold shock.
Case number 2, 5-year-old child recently diagnosed with leukemia, is in induction phase of chemotherapy, so he is immunosuppressed. He has got fever for one day and he becomes pale and tachycardic. Heart rate 170 है, respiratory rate 30, temperature is 39 degrees centigrade, peripheries are warm, capillary refill time is 1 second, blood pressure is 90/45. तो इसमें जो है आपको इनिशियली जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि पेशेंट की पेरिफेरीज वार्म है, कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो ब्रिस्क है, नॉर्मल से भी अच्छा है, लेकिन तो ये कैसा शॉक है, इसमें आपको टैकीकार्डिया मिल रहा है इन द सेटिंग ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, फीवर मिल रहा है और ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बॉर्डर लाइन आ रहा है या अभी मेंटेन है और बाद में ड्रॉप होने का खतरा है। तो इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे? तो मोस्ट लाइकली वार्म सेप्टिक शॉक है। अगेन फ्लूइड रिससिटेशन इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल चॉइस ऑफ एजेंट जो है आपका वो नॉरएपिनेफ्रिन होगा ताकि वेलोकंस्ट्रक्शन हो सके, और अगर नॉरएपिनेफ्रिन को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा देन देयर आर अदर एजेंट्स अवेलेबल विच आर वेजोप्रेसिन और टर्लीप्रेसिन विच कैन कॉज वेजोकंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें वॉल्यूम रिससिटेशन इम्पॉर्टेंट है। Case number 3 is 8-month-old infant who has history of cough and flu for 2 days, breathing difficulty for 1 day, heart rate is 200 beats per minute, respiratory rate 55, he is afebrile, oxygen saturation is 95% room air, blood pressure is 60/35, capillary refill time is 5 seconds, and he has got a gallop rhythm, liver is palpable 5 centimeter below right costal margin। तो सिर्फ हमने आपको डायग्नोज नहीं बोली, हमने बाकी आपको सब कुछ बता दिया। तो ये क्या है? मोस्ट लाइकली कार्डिक प्रॉब्लम लग रहा है, कार्डिक फेलियर है। तो इसमें आप कैसे अप्रोच करेंगे, कौन सा एनाटोप यूज़ करेंगे? तो इट्स आइदर कार्डियोजेनिक शॉक और मायोकार्डाइटिस। So you will start with the dopamine or epinephrine, and if blood pressure is maintained, you can add Milinon. And if Milinon is not available and you want to cause some vasodilation, you can add dobutamine. So first choice will be dopamine or epinephrine, but remember it can cause arrhythmias. All these agents can cause arrhythmias. So just keep the appropriate dose. Second ये कि fluid आपने बहुत calculated देना है कार्डियोजेनिक शॉक में या मायोकार्डाइटिस में 5 ml पर kg से आप स्टार्ट ले सकते हैं। केस 4, 4-year-old child has hypotensive septic shock. He had received good fluid resuscitation. He is on epinephrine of 0.1. On reassessment, heart rate is 155, blood pressure 80/60, perfusion is 3 to 4 seconds. What is your inotropic score? तो हमने क्या था, एपिनेफ्रिन 0.01 is equal to 1 and 0.1 is equal to 10. So score is 10. फर्दर आपने क्या करना है इसको, तो आपने इसको इनिशियली शायद वेलोकंस्ट्रक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक दफ़ा ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो जाए तो मे बी यू कंसिडर एडिंग मिलिनॉन। और जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की थी कि सिर्फ आइनोटोप्स नहीं है, इन द सेटिंग ऑफ सेप्टिक शॉक या सीवियर शॉक जहाँ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ऑलवेज कंसिडर स्टीरॉइड्स, या पेशेंट ऑलरेडी स्टीरॉइड ले रहा था, टेस्ट डोज ऑफ स्टीरॉइड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड करेक्ट एसिडोसिस, एनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्पेशली हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब भी पेशेंट शॉक में आएगा, अप्लाई ऑक्सीजन, स्टेबलाइज द पेशेंट विद फ्लूइड रेसिस्टेशन, मॉनिटर कनेक्ट करें, और अगर ब्लड गैस अवेलेबल है तो आप कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर चेक करें और कोशिश करें कि आपके ब्लड गैस मशीन में पीएच के ऑप्शन तो होते ही हैं, ब्लड PCO2 PO2 होता है, लेकिन साथ में आयनाइज कैल्शियम के लेवल भी आपको बता दें, और बाद का शुगर आप अलग से चेक कर सकते हैं या उसी पे चेक कर सकते हैं। सो लास्ट केस इज 10-year-old बॉय विद शॉक। You have started him on epinephrine of 0.12, dopamine of 10, and after fluid resuscitation, blood pressure stabilized.
But on reassessment after 3 hours, patient has still poor perfusion and persistent acidosis. सॉरी, तो अब आपका अनिट्रोपिक स्कोर कितना हो गया? सो एपिनेफ्रिन इज 12 एंड डोपामीन जो है हमने डिस्कस किया था 10 इज 10, सो इज 22. सो स्कोर इज वॉज वेरी हाई, लेकिन पेशेंट इम्प्रूव हुआ लेकिन और दोबारा वर्स हो गया. तो अब आपने क्या करना है? तो यू विल कंसिडर करेक्टिंग द एसिडोसिस एंड सम वेजोडाइलेशन. तो वेजोडाइलेशन में हमारे पास आइदर वी कैन यूज मिलिनोन और वी कैन एड डोबुटामिन, स्पेशली इफ द ब्लड प्रेशर इज स्टेबलाइज्ड. और कुछ कंडीशन है जिसमें अनिट्रोप की ज़रूरत पड़ सकती है. पोस्ट CPR पेशेंट है, इस तरह न्यूरोलॉजिकल इंजरीज हैं, उनमें आपने ब्लड प्रेशर को सेबुलर परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए आपने ब्लड प्रेशर हाई साइड रखना होता है, उसमें यूज़ हो सकते हैं. इन समरी, ऑल अनिट्रोप्स कैन बी गिवन थ्रू प्रेफरल लाइन. आप अनिट्रोप स्टार्ट कर दें, अपनी जो भी रिक्वायर्ड डोज है उस पर जाएँ. आपका कैनुला जो है वो सही होना चाहिए, वेन में होना चाहिए. तो इनिशियली आप यू कैन गिव ऑल. करंट रिकमेंडेशन ये है कि आप यू कैन गिव ऑल अनिट्रोप्स इन ऑल डोजेस वाया प्रेफरल IV कैनुला. पेशेंट को स्टेबलाइज करें, अगर ऑप्शन है तो आप फिर CVP या सेंट्रल वीनस लाइन डालें, नहीं तो आप कैनुला से पेशेंट को रिसस्टेट करते रहें और डोज़ को देखते रहें कि आपके अनिट्रोप की रिक्वायर्ड डोज क्या है, उसको एडजस्ट करते रहें. ऑल अनिट्रोप्स कैन बी गिवन विद अ सिंगल लाइन. तो अगर एक कैनुला है उसको आप रिजर्व कर लें अनिट्रोप्स के लिए. आप उसके साथ कनेक्टर्स 3-वे कनेक्टर्स लगा के मल्टीपल अनिट्रोप्स कनेक्ट कर सकते हैं. कोई भी सिक पेशेंट है, डिस्ट्रेस में है, हाइपोक्सिया है, ऑलवेज कंसिडर मैकेनिकल वेंटिलेशन या इलेक्टिवली इंट्यूबेट कर लें, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन एक्ट एज अ मैकेनिकल अनिट्रोप्स. इट विल हेल्प द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेकिन राइट साइड फेलियर में इट कैन वर्स द हार्ट फेलियर. इस तरह जो है विद टाइम अनिट्रोप्स की रिक्वायरमेंट डोज बढ़ सकती है, डोज रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स. ऑलवेज रिमेंबर टू गिव स्टेरॉइड्स एंड कंसिडर करेक्टिंग द एसिडोसिस, हाइपोक्सिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स imbalance, especially calcium. If calcium chloride is available and you have a central line, you can think about giving stat dose of calcium chloride 10 to 20 mg per kg, and you can also start infusion of calcium chloride in the ICU. It will act as an inotrope if other inotropes are not working, and it will help in maintaining the dose of calcium chloride. I hope it has clarified some of the basic concepts and questions, and you can put it into the practice. Thank you very much.